ठीक है, देखिए भाई हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कल कि अभिक्रिया हो रही है, उसका हम अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं अगर उसमें अलग अलग मोल उपस्थित हैं। और कल आप लोगों ने सीखा भी था, तो हमने लिखा था कि अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कुछ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने बताया था -1/a dA/dt, समझ लीजिए ये तो कल लिखवाया था, -1/b dD/dt, 1/c dC/dt, 1/d dD/dt। तो आपने ये सब लिखना सीख भी लिया था कल। अब माइनस साइन का मैंने बताया था कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती रहती है या लुप्त होती रहती है। तो dA/dt या dV/dt को हम बोलते हैं अभिकारक के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, सिर्फ इसको बोलते हैं, ना कि पूरे को। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे ये बोला जाए कि उत्पाद के बनने की दर, क्योंकि आज न्यूमेरिकल कराऊंगा ऐसे ऊपर इसलिए समझा रहा हूं, तो आपके लिए क्या होगा dC/dt से लिख सकते हैं या dt से। इस नंबर से हमें मतलब नहीं है, तो इस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा पहले, फिर आप लोग ट्राई करेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम करते हैं, चला आगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स तो
में हाइड्रोजन गैस के लुप्त होने की दर व अमोनिया गैस के बनने की दर ज्ञात कीजिए। और अभिक्रिया आपको ये दे रखी है N2 गैस 3H2 गैस मिलकर बनाई है 2 अमोनिया गैस। इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा और आपको करना है सॉल्व। आपके मैथ्स के एक्सपेरिमेंट बनता है, नोट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग वो आपके पास आएगा, बता देती -dN2/dt। अरे भाई पेन चलाने लगे, कल ही मैंने तुम्हें डाला था। अभी अगला क्वेश्चन दूंगा फिर तुमसे होगा नहीं, जब तक देखो सर 1/2 dNH3/dt, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम इन सब में से किसी से निकाल सकते हैं, मगर एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है वो किसकी वैल्यू पूछी है, एक तो dH2/dt की वैल्यू पूछी है आपसे और एक dNH3/dt, यानी हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर पूछी है और अमोनिया के बनने की दर पूछी है। और आपको क्या दे रखा है, अभिक्रिया का वेग, वो कितना दे रखा है 2 मीटर। तो अब हमें जो पूछा हम उसी से चीजें रिलेट करते हैं, यानी मुझे अभिक्रिया का वेग एक तो इसके साथ चेक करना है और एक बार किसके साथ चेक करना है, इसके साथ चेक करना है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है भाई। अब हम देखिए आगे चलते हैं, इसमें इसको मैं पूरे ग्रुप कर देते हैं। इधर वाला जो हमें निकालना उसी से रिलेट करना है। देखिए आपकी रिएक्शन में है अभिक्रिया का वेग
माइनस डी एन टू बाई डी टी माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी 1/2 डी एन एच 3 बाई। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग कितना रखा है? 2 × 10⁻⁴ ये इन सबके बराबर होगा, मगर हमें जिससे मतलब हम उसी से रिलेट करेंगे। तो पहले हम इससे चेक करेंगे, तो -1/3 डी एच टू बाई डी टी, 3 हम इधर ले गए तो क्या हो गया? 6 × 10⁻⁴ माइनस डी एच टू बाई डी टी। तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारे पास। समझ पाए? अभी जाओ कि हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। किसकी? अभिक्रिया के वेग की। अगर हमें भाषा में लिखना है तो भाषा में क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर 3 गुना हो रही है। किसकी? ठीक, इसका मतलब यही तो हुआ। अब हमें इसकी बात करनी है तो हमने यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 × 10⁻², 1/2 डी एन एच 3 बाई डी टी। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁴ डी एन एच 3 बाई डी टी। तो दूसरा आंसर आपके पास ये आ गया। यानी अब ये क्या हुआ कि अमोनिया बनने की दर कितनी है? दुगनी है। किसके? अभिक्रिया के वेग के। ठीक है, और अगर आंसर निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। कर पाओगे? ठीक है, इसको नोट करिए, अगला सवाल करूंगा। ठीक है भाई, आगे चले। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। लुप्त होने की हाँ लुप्त होने की दर सी के बनने की दर
ज्ञात कीजिए। करिए इस क्वेश्चन को। हो गया? क्या आंसर आया बी का? बी के लुप्त होने की दर क्या है? ठीक है, और सी के बनने की दर? बिल्कुल सही। देखिए, जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम किसी भी अभिक्रिया के लिए उसका अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा भाई? अभिक्रिया का वेग -1/2 dA अपॉन dt माइनस dV अपॉन dt 1/3 dC अपॉन dt। ठीक है बेटा? अब हमें ये ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 3 × 10⁻³ तो ये इसके बराबर होगा प्लस होगा dC अपॉन dt। तो हमसे पूछा है ये और ये, तो इससे तो अभी हमें इन दोनों को रिलेट कर दें। तो पहले आएगा 3 × 10⁻³ माइनस dV अपॉन dt। इसका आंसर ये हो गया। दूसरा हो गया 3 × 10⁻³ माइनस 1/3 dC अपॉन dt। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? 9 × 10⁻³ dC अपॉन dt। अगर भाषा में आपसे पूछा जाए तो डी का एक समान ही रहेगा, अभिक्रिया के वेग के समान रहेगा, और सी का क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। अरे ये लो, अच्छा सॉरी, हाँ तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें।
ठीक है, क्वेश्चन अगला। H2 गैस आप O2 गैस से मिलकर बना रहा है H2। अभिक्रिया का वेग 2 into 10 की पावर माइनस मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स हो तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस के लुप्त होने की दर व जल के बनने की दर ज्ञात कीजिए। करिए अगला क्वेश्चन। किसकी? हो गया क्या? ऑक्सीजन की दर कितनी है? 10 की पावर माइनस। वेरी गुड। और जल की बनने की, ऐसे बोलो ना, ऑक्सीजन की बनने की दर और ये सब उसकी बिल्कुल सही। बाकी से किसी से नहीं हुआ? हाँ, सबसे पहले इस तरह के जब कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखना आना चाहिए। अब जैसे इसका रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग माइनस DH2 dt क्या आएगा? -2 DO2 dt, क्योंकि मैंने बताया था 1 बटे ऊपर पहुंच जाएगा ये, और ये आएगा DH2 dt। ठीक है, हमें इन दोनों से मतलब है। और अभिक्रिया का वेग आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है? 2 × 10 की पावर माइनस 4 दे रखा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 × 10 की पावर माइनस 4 माइनस 2 DO2 dt। तो ये आ गया, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो 2 × 10 की पावर माइनस 4
डिवाइड बाई 2 माइनस DO2 बाई dt, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा क्या होगा, 2 × 10⁻⁴ dH2O बाई dt। दूसरा आंसर ये हो गया। नोट कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ है। अब ऐसे कराने को मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ तो उससे कोई फायदा नहीं है, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस रासायनिक बल गति में मैंने आपको सिखा दिया कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो क्लियर हो गया। औसत वेग कैसे निकालते हैं उसके न्यूमेरिकल कराया था एक मैंने कल। तत्क्षणिक वेग यही सब निकालने हैं, इंस्टेंटेनियस। और किसी भी अभिक्रिया का वेग दे रखा हो और इस तरह से निकलवाएं कि किस विलुप्त होने की दर या बनने की दर को हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। भाई रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है कि किसी, चलो पहले इसको नोट करो, नोट करो इसे। हो गया। अगर मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या होता है उसमें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जिस पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती होगी, क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सबके घर में या हलवाई की दुकान रहती है, दूध से दही बन जाता है। तो दूध से दही बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे मैं दही बना पाऊंगा या बना पाएंगे, ये बताओ। ये सोचो पहले, ये तो रट तो लो गई, पहले सोच के बताइए कि ऐसे क्या कारक होंगे कि मुझे दूध से दही बनाना है। क्या क्या करेंगे, पहले हमें दूध चाहिए, ऐसे कौन सा दही बन जाएगा, पहले तो हमें अभिकारक ही चाहिए। दूसरा दही, दही भी चाहिए, ना मिले दही तो कैसे बने। हाँ, या कुछ उसमें हम ऐसी चीज मिलाएं, उस प्रेरक या कैटलिस्ट मिलाएं जिससे वो कन्वर्ट हो जाए। चलो दूसरा, तापमान का वही होगा लेना देना, तापमान का लेना देना होगा, हैं। अब मान लो मुझे बनाना है 10 किलो दही और मेरे पास है 2 किलो दूध, तो बन जाएगा 10 किलो दही? नहीं बनेगा ना। कितना चाहिए फिर, 10 किलो दूध भी चाहिए, ठीक है। यानी अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा कि जितना अभिकारक होगा उतने ज्यादा क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, और जितना ज्यादा रिएक्शन होगी उतनी जल्दी अभिक्रिया का वेग भी होगा। तो इसके बहुत सारे कारक हैं, जैसे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, तापमान और प्रेरक, और भी बहुत सारे कारक हैं जिनको हम कल लिखेंगे। समझ में आ गया ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हम कल लिखेंगे। कॉपी देना, नहीं यूट्यूब देना, 2 क्वेश्चन नोट करो।